गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम विपिन चौधरी लैब्स मेमोरी पढ़ रहे थे। हम पढ़ चुके थे कि विपिन चौधरी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको कुछ लोग मिलके ये कह रहे हैं कि वो उनसे रांची की ट्रिप में मिले थे और लेकिन ये विपिन चौधरी को सारी आगे पीछे की सारी चीज़ें याद है, लेकिन उनको यही याद नहीं है कि वो रांची कब गए थे। यही एक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। उनको वो श्योर थे कि मैं नहीं गया था, फिर भी उनको बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे बताए जा रहे थे जो वहाँ पर हेल्ड हुए थे और वो काफ़ी कुछ हद तक उनके बारे में भी बता रहे थे जो उनको रांची में उनके साथ हुआ था। तो वो बहुत सोच विचार में पड़ गए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। फिर वो उनको एक नाम याद आता है दिनेश मुखर्जी का, कि वो नेक्स्ट स्ट्रीट में ही रहता है तो मैं उससे मिल लेता हूँ। फिर वो सोचते हैं कि मेरा इस तरह से किसी और के घर जाके ये पूछना कि क्या आप रांची में मेरे साथ थे या हमने 1 वीक तक साथ में वहाँ पर स्टे किया और काम किया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं रहेगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो हम यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके थे, अब यहाँ से पढ़ रहे हैं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कैम्स कुड बी। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह से उनका रिएक्शन होगा, किस तरह से वो मे बी बिहेव करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu left to ease again. अब वो बार बार जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो बार बार कहीं ना कहीं दिमाग में यही बात चलती रहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा, क्या इस तरह का इंसिडेंट हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। सच एज न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू they go about getting into the other people's hair। अब उनके पास कोई काम नहीं था तो वो दूसरों के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो ये सोचेंगे मैं किससे पूछने जाऊं, मैं कैसे पता करूं। होता है ना हमें भी कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है और हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते बाय मेमोरी, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब कैसे पता करूं कि सच में वहाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। Next day in the office, after dinner, snuggling in the bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forget all about the man in New Market। अब उनकी आदत थी बुक्स पढ़ना, तो खाना खाने के बाद जब वो अपने बेड पर सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो वो थ्रिलर्स बुक पढ़ रहे थे। और वो थ्रिलर्स बुक पढ़ते पढ़ते सडनली वो ये सोचने लगे मैं तो न्यू मार्केट में सबके नाम भूल गया हूँ। यानी कि वो चीज़ इतनी उनके माइंड पे हावी हो गई थी कि वो जो चीज़ें उनको याद थी वो भी अब वो सोच रहे हैं कि मैं भूल गया हूँ। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस गए तो हर घंटे हर मिनट वो यही सोच रहे थे पिछली घटना, पिछले दिन क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें याद कर रहे थे कि मेरी मेमोरी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, मैं कैसे किसी चीज़ों को भूल सकता हूँ, मैं कैसे कुछ भी मेरे साथ कोई इंसिडेंट होता है मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तो मेरे बचपन तक की बातें याद हैं, तो ऐसे में मैं कैसे चीज़ों को भूलूँ, या मुझे तो कल की भी सारी बातें, तो एक एक का इंसिडेंट वो रिकलेक्ट करते जा रहे थे ये चेक करने को कि उनकी मेमोरी को तो कुछ नहीं हो गया है। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब जो लोग विपिन बाबू के बारे में जानते हैं वो सब यही सोचेंगे। अब वो लोगों के थॉट पे जा रहे हैं कि लोगों को ये पता चलेगा कि मैं मेरी रांची की ट्रिप भूल गया हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू जिनको सब कुछ याद रहता है वो इतनी बड़ी 1 वीक की ट्रिप भूल गए, यानी पूरी अपनी लाइफ में से सडनली सिर्फ वही पार्ट भूले, 1 वीक का पार्ट भूल गए। ऐसा कभी हो सकता है? हम भी हैं, हम भी हमारी भी चाइल्डहुड की मेमोरीज होंगी, आप लोगों की भी बहुत छोटे होंगे तब के भी कुछ फ्लैशेस आपको याद रहते होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी पूरी लाइफ याद है, उसमें से मैं सिर्फ वो 1 वीक भूल गया हूँ। तो लोग अगर लोगों को ये पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू किस तरह के इंसान है कि पूरी लाइफ याद है लेकिन एक ट्रिप वो भूल चुके हैं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और फाइनली उन्होंने सोचा कि मैं खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment of his face वुडंट शो। अब वो क्या सोचते हैं
कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। कॉल करने से क्या है कि थोड़ी एम्ब्रेसमेंट यानी कि उनको जो शर्मिंदगी होगी वो थोड़ी कम होगी और जो एक्सप्रेशन दिनेश के दिखेंगे वो भी उनको नहीं दिख पाएंगे, तो वो ठीक रहेगा। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। तो अब वो क्या कहते हैं कि हेलो, जैसे ही फ़ोन रिंग हुआ उठाया, उन्होंने कहा हेलो इज दैट दिनेश, क्या वहाँ पर दिनेश बोल रहे हैं? मैं यहाँ से बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, वो वहाँ से रिप्लाई क्या था, हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या खबर है। I just want to find out if you recalled an incident which took place in 58। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या, मैं खाली आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कोई इंसिडेंट हुआ था 58 में। 58 व्हाट इंसिडेंट? अब वो क्या कहते हैं 58 कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थो दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या आप कलकत्ता में थे? मैं खाली इतना आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 58 में जो भी इंसिडेंट हुआ, लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप कलकत्ता में थे। जस्ट अ मिनट, वो कुछ सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ एक सेकंड रुको, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी। अब वो क्या कहते हैं कि 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ। आपने सुना होगा ना, जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं या ऐसे बिजी पर्सनस होते हैं वो अपनी एक अपॉइंटमेंट डायरी रखते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना डेली टू डेली इंसिडेंट अपनी डायरी में मेंशन करते हैं। तो उन्होंने अब कौन सी डायरी के लिए बोला, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक डायरी में चेक करके उन्होंने बताने के लिए कहा। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, कुछ मिनट्स के लिए वहाँ पर साइलेंस हो गया। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू जितनी देर उन्होंने उनको होल्ड कर रखा था उतनी देर बिपिन बाबू की जो हार्ट बीट थी वो बढ़ती जा रही थी इन सेंस कि पता नहीं वहाँ से क्या जवाब आएगा, पता नहीं दिनेश किस तरह से बात करेगा या क्या जवाब देगा, गया था नहीं गया था आपको याद नहीं। तो बहुत सारे माइंड में स्ट्रक्ट आ रहे थे और वैसे ही वैसे उनकी हार्ट बीट जो बढ़ती जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। वेयर? तो वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने देख लिया और मैंने चेक करके बताया, मैं 2 बार बाहर गया था। तो पूछते कहाँ? वंस इन February नियर बाय द कृष्णनगर टू द नेफ्यूज वेडिंग। वो कह रहे हैं कि एक बार मैं फरवरी में गया था बाहर, जहाँ कृष्णनगर, जहाँ पर मेरे नेफ्यू की वेडिंग थी। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। अब वो कह रहे हैं कि दूसरा, तो दूसरे के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, द ट्रिप टू रांची। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो ट्रिप रांची में थी आपके साथ, तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। यू वर दैट टू, आप भी तो वहीं पर थे, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस शैल यू थिंक अबाउट। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप भी वहाँ थे, लेकिन आप थोड़ा बताएंगे मुझे कि क्या हो रहा था या किस तरह से क्या बात है। नो आई जस्ट वॉन्ट टू, एनीवे थैंक्स। अब विपिन बाबू के पास बोलने को तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहता था, थैंक्स करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। बिपिन बाबू स्लेम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड। अब बिपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे रखा और दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर बैठ गए कि ओ गॉड ये क्या हो रहा है। He left his head swimming। अब उनका जो दिमाग था वो खराब हो रहा था कि क्या करना चाहिए। A chill seemed to spread over his body। वो स्विमिंग करना चाह रहे थे और उनकी बॉडी को रिलैक्स करना चाह रहे। There were sandwiches in his tiffin box but he didn't eat them। उनके लंच में भी सैंडविच थी लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाई, यानी कि वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। But he didn't eat them। He had lost his appetite। अब उन्होंने खाया नहीं और वो अपना पेशेंस जो थे वो बहुत खो चुके थे कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ। हमारे साथ भी अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो सेम थिंग हम भी ऐसा ही कुछ सोचेंगे। तो इसके बाद हम जो पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसकी अगर आप रीड कर लें पहले से तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।
सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने वाच्य विचार के अंतर्गत देख लिया था कि क्रिया में वाच्य उसे कहते हैं कि जो क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, वो वहाँ पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की संज्ञा दी जाती है। और इसी के साथ हम आज भाववाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। भाववाच्य क्या है और भाववाच्य किसका बनता है और भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक होती है, अकर्मक होती है या कोई और कोई क्रिया होती है। तो हम पुनः चले तो वाक्य विचार के अंतर्गत पहले कर्मवाच्य में हमने देख लिया था सकर्मक और सकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक। जैसे यहाँ पर राम पढ़ता है, मोर नाचता है। इन दोनों वाक्यों में देखें तो राम पढ़ता है अकर्मक वाक्य है, मोर नाचता है अकर्मक वाक्य है। ऐसा नहीं नाचता है कुछ काम करना है ना, तो कर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर राम पढ़ता है, पढ़ना हमारी क्रिया है और पढ़ना हमारी क्रिया है और नाचना यहाँ पर मोर की क्रिया है। तो राम की और मोर इन दोनों की क्रियाएं हैं, लेकिन ये अकर्मक वाक्य है। अब इनको हम भाववाच्य में बदले तो इनका भाववाच्य आराम से बनेगा। पहले का देखें, पहला दूसरा, इसका पहले का राम से या फिर के द्वारा पढ़ा जाता है। दोनों के किससे, राम से पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। हमने इसमें कर्म कहीं प्रयुक्त नहीं। दूसरा वाक्य देखें, मोर नाचता है, मोर से या के द्वारा नाचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में हमने देखा, तो यहाँ हमें भाववाच्य में बदलना है। तो हमने यहाँ से और के द्वारा का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक को अकर्मक में ही रखा गया है, जबकि हमने अकर्मक क्रिया को सकर्मक में परिवर्तन नहीं किया है। अब हम चले तो वाच्य विचार में भाववाच्य पर अध्ययन करें। तो भाववाच्य किसे कहते हैं, इसके बाद उदाहरण से हम जानने का प्रयास करें। पहले भाववाच्य, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होगी। पहला पॉइंट यही नोट करना है कि जो वाक्य में जो क्रिया होगी कर्म के अनुसार नहीं होगी और कर्ता के अनुसार भी नहीं होगी, उसमें प्रधानता किसकी होगी, भाव की प्रधानता होगी। जब भाव की प्रधानता होगी तो वहां पर भाववाच्य होगा और उसे भाववाच्य कहेंगे। ये क्रियाएं सदा एक वचन और पुल्लिंग होती हैं। जो क्रियाएं होती हैं ये एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष में, है ना। मोहन पढ़ता है, मोहन से पढ़ा जाता है, वह पढ़ता है तो वह का वह पढ़ा जाता है नहीं, उनसे पढ़ा जाता है ना, या उससे पढ़ा जाता है। तो वहाँ अन्य पुरुष में बोध का बोधता है, एक वचन होगा और पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष का बोध होगा, है ना। तो सीता से अन्य पुरुष है सीता, गायकों से अन्य पुरुष है और छात्राओं से अन्य पुरुष की बात की जा रही है। हम हमारी बात नहीं किसी अन्य की बात कर रहे हैं, वहां पर भाववाच्य होगा। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, तो यहाँ पर सीता मिठाई खाती है ना। यहाँ नहीं क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमारा कर्म दिया था। अगर इसको हम कर्मवाच्य बदल दें तो सीता से मिठाई खाई जाती है। तो मिठाई तो हमारा क्या है, खाना हमारी क्रिया है, कर्म हमारा मिठाई है। जब खाना क्रिया में मिठाई यहाँ पर है दिया है कर्म, तो इसलिए हमने कर्म का निषेध कर वहाँ क्या लिखा नहीं, सीता
गीता से मिठाई खाई नहीं जाती। ठीक है, गायकों से गाया जाएगा, गायकों ने गाया, गायकों से या के द्वारा गाया जाएगा। छात्राओं से दौड़ा जाता है, छात्राएं या छात्राएं दौड़ती हैं, या छात्राएं दौड़ती हैं तो छात्राओं से दौड़ा जाता है। इस प्रकार यहाँ भाववाच्य हो गया। अब भाववाच्य में कुछ विशेष पॉइंट है, इनका मूलतः ध्यान रखना है। कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य जो होता है वह सकर्मक भी होता है और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में ही होता है, अकर्मक क्रियाओं में नहीं होता। और भाववाच्य जो होता है केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। इन तीनों पॉइंटों से पता चल जाएगा कि किसमें कौन सी क्रिया आएगी, सकर्मक, अकर्मक, कृतवाच्य, अकर्मक, भाववाच्य और केवल सकर्मक कर्मवाच्य। ठीक है, आगे बढ़े तो कुछ उदाहरण है और उनका परिवर्तन कैसे किया गया है यहाँ देखेंगे। वाच्य परिवर्तन किया गया है, कृतवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदलना है। प्रश्न कभी बन जाता है कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए या कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलिए। सामान्यतः प्रश्न यही आता है कि तीनों से रिलेटेड आता है कि एक एक नंबर कर्ता, कारण, काल और वाच्य। लेकिन कभी कभी प्रश्न अकेला भी बन जाता है कि वाच्य का परिवर्तन कीजिए, तो हमें वाच्य परिवर्तन करना आना भी चाहिए। तो वाच्य कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ लड़का पुस्तक पढ़ता है वैसे भी हमारा सकर्मक वाक्य है और सकर्मक का ही हमारा कर्मवाच्य बनता है। तो लड़के के द्वारा या लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। काल हमेशा पढ़ता है, वर्तमान है तो वर्तमान में ही चलेगा, भूत है तो भूतकाल में चलेगा और भविष्य है तो भविष्य में ही चलेगा। काल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मूर्तिकार मूर्तियां गढ़ता है, मूर्तिकार मूर्तियां गढ़ता है, गढ़ने का काम, बनाने का काम करता है। तो मूर्तिकार के द्वारा मूर्तियां गढ़ी जाती है ना। वे हिंदी बोल सकते हैं, अब वे हिंदी बोल सकते हैं, उनसे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वे के द्वारा हिंदी, ऐसा नहीं आएगा, वे की जगह पर उनसे हिंदी बोली जाती है। हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, तो हमारे द्वारा शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। तो ये कृतवाच्य थे, उसको हमने कर्मवाच्य में बदला। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में क्योंकि बदला गया, क्योंकि इनमें जो कर्मवाच्य है और ये जो कृतवाच्य है उसका सकर्मक क्रिया है। हम शिक्षा में सुधार, हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा में सुधार। वे हिंदी क्या बोल सकते हैं, हिंदी। मूर्तिकार क्या गढ़ता है, मूर्तियां। और लड़का क्या पढ़ता है, पुस्तक। इन क्या वाले प्रश्नों से प्रश्न किया है हमने कर्ता से, तो भी हमारा कर्म आ गया। इसका मतलब यह चारों वाक्य जो हैं वह हमारे कृतवाच्य सकर्मक क्रिया के हैं और सकर्मक क्रिया वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो सब कर्मवाच्य बनाए जा सकते हैं। अब इसमें एक और भी देख लें कि क्या क्या कैसे करना है। पहले हमें कर्ता रखना है, फिर हमें से या के द्वारा लिखना है, से के द्वारा के बाद कर्म लिखना है और कर्म के अंत में क्रिया लिख करके कर्मवाच्य बनाना है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे। मयंक नहीं सोता है, यहाँ नहीं सोता है अपने आप में कर्म करना है। मयंक सोता है वो तो अकर्मक है ही नहीं, और भी अकर्मक वाक्य दोनों, नहीं भी है या सोता है। सोना हमारी सोना, उठना, जागना, रोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती है। ठीक है, मयंक नहीं सोता है, मयंक से सोया नहीं जाता। तुम नहीं भागोगे, तुमसे भागा नहीं जाएगा। मनीष पढ़ता है, मनीष से पढ़ा जाता है। बावेश खेलता है, बावेश से खेला जाता है। यहाँ पढ़ना, खेलना, भागना, सोना, दौड़ना, उठना, रोना, ये सब क्रियाएं जो हैं वो हमेशा अकर्मक होती हैं, इसलिए भाववाच्य बनेगा। अब कर्ता, दल से, के द्वारा और क्रिया, इनका प्रयोग करके भाववाच्य बदल सकते हैं। एक अंत में एक और वाक्य से बदलते हैं। कभी कभी कोई कंडीशन और भी आ जाती है, सकर्मक का भी पूछते नहीं है लेकिन सकर्मक का भी पूछ ले एग्जामिनर। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं राम पुस्तक
बढ़ता है। अब इस वाक्य को देखें, यहाँ पर है हमारा सकर्मक, भाववाच्य नहीं बनेगा, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, कर्ता की जगह कर्ता रहेगा, राम उसका क्या हो जाए, राम पुस्तक पढ़ता है कृतवाच्य। अब इसका हमें भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य यो तो बनेगा नहीं, तो अब क्या होगा, राम के द्वारा, इसके बाद पुस्तक को हटा देना, कर्म का निषेध करना है, राम के द्वारा हाँ, तो राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हमारा हम क्या बात कर रहे थे, कर्म के निषेध की बात कर रहे थे। और कर्म का निषेध कैसे होगा, राम के द्वारा क्रिया आ जाएगी और कर्म की जगह क्या आ जाए, पढ़ी नहीं जाती, क्या, पुस्तक। आगे कर, राम के द्वारा पढ़ी नहीं जाती पुस्तक। राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल कर्म है, तो राम से खाया नहीं जाता, तो कर्ता पहले क्या लगाना है, कर्ता, फिर के द्वारा या फिर से प्रयोग करना है, फिर हमारा नहीं शब्द आ जाएगा और फिर बाद में हमारी क्रिया आएगी। ठीक है, तो पहले क्रिया आ जाएगी, फिर नहीं आएगा, पढ़ी नहीं जाती। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंडीशन कभी कभी आ जाता है, एग्जाम में पूछ ले, लेकिन सामान्यतः तो वही पूछेगा कि राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कारक, काल और वाच्य बताइए। तो हमारा राम ने पत्र लिखा, और ने वाला हमेशा कर्मवाच्य होता है, ये भी ध्यान रखें। कहीं राम ने पत्र लिखा, राम ने कहानी लिखी हो गया, क्योंकि पत्र था, पत्र को हमने कहानी कर दिया, तो यहाँ कर्मवाच्य हुआ, तो वो भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य, इन तीनों के बारे में अध्ययन पूर्ण रूप से उदाहरण देखें और उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि किसमें कौन सा वाच्य होगा और कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की क्या परिभाषा होगी, कृतवाच्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया आएगी और भाववाच्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया आएगी और सकर्मक और कर्मवाच्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया आएगी। इन तीनों क्रियाओं का भी हमें ध्यान रखना है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। धन्यवाद। आज का अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है। धन्यवाद। सुप्रभातम छात्रों, पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 डिजिटल इंडिया तक हमने पाठ पढ़े थे। डिजिटल यानी आधुनिक भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से वो इतना आज आधुनिक भारत कहला रहा है, डिजिटल इंडिया क्यों कहला रहा है, इंटरनेट के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा था वो आपको सबको पता ही है। अब हम पार्ट 4 हम शुरू करेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पाठ का क्या नाम है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुरतो का मतलब होता है आगे, और निदेहि का मतलब रखो, चरणम का मतलब होता है पैर, यानी हमेशा आगे आगे चरण रखो, यानी हमेशा आगे आगे बढ़ो। हमें जीवन में हमेशा लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। इसके आप शब्दार्थ, पहले इसके शब्दार्थ देख लो ताकि थोड़ा आपको ध्यान आएगा कि पुरतो निदेहि चरणम, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक बार इन शब्दार्थ को देखेंगे तो वो पाठ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बोला था, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जहाँ पर शब्दार्थ नहीं आएंगे, शब्द का अर्थ नहीं आएगा, तब वो चाहे पाठ हो, पद्य हो, श्लोक हो, गद्य हो, निबंध हो, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम पढ़ेंगे पहले पुरुत या पुरुतों का मतलब आगे, निदेहि का मतलब रखो, गिरि शिखर का मतलब पर्वत की चोटी, निज निकेतन, निकेंद्र का मतलब होता है घर, निज का मतलब अपना, यानी अपना घर या अपना निवास, विनेव का मतलब बिना ही, नगारोहणम का मतलब पर्वत पर चढ़ना, स्वकिम का मतलब अपना, पथी यानी मार्ग में, पाषाण का मतलब पत्थर, विषम का मतलब असामान्य, प्रखरा का मतलब तीक्ष्ण नुकीले, तेज, हिंसक का मतलब हिंस्रा मतलब हिंसक प्राणी, परित का मतलब चारों ओर, घोरा का मतलब भयंकर, सुदुष्कर्म का अत्यंत कठिनतापूर्वक, जो साध्य यानी जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जही का मतलब छोड़ दो, भज का मतलब भजो या जपो,
विदेही का मतलब करो, अनुरक्तिम का मतलब प्रेम या स्नेह, सततम का मतलब होता है लगातार, देश स्मरणम का मतलब होता है अपना लक्ष्य का स्मरण, यानी हमारी मंजिल को हमें याद रखना चाहिए। तो पाठ देखेंगे अपन कि सदैव पुरतो निदेही चरणम। मैंने बता दिया सदैव का मतलब हमेशा, पुरत का मतलब आगे, निदेही का मतलब रखो, चरणम का मतलब होता है पैर। यानी कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर जिन्होंने यह कविता ये लिखी है, ये गीत लिखा है, उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि मनुष्य को हर चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हम वो कह रहे थे कि श्रीधर वर्णिकर भास्कर द्वारा ये कविता लिखी हुई है, क्या है, सदैव पुरतो निदेश, यानी हमेशा हमें आगे आगे चरण रखने चाहिए, यानी आगे आगे बढ़ो। हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, वह हमेशा हमें पूरी करनी चाहिए। भले मंजिल सफल हो, मिले या ना मिले, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। भले कितनी भी चुनौतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आए, बहुत बड़े बड़े संघर्ष क्यों नहीं करने पड़े, लेकिन उनको करते हुए हमेशा हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी के अनुरूप एक कविता है श्रीधर भास्कर वर्णिकर। इस कविता को लिखने वाले राष्ट्र कवि है, ये राष्ट्र के कवि माने जाते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा भी रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि कितनी भी चुनौतियाँ क्यों नहीं आई, यानी कितने भी तुम्हारे इस जीवन में संघर्ष क्यों नहीं करने पड़े, कितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन उन कठिनाइयों को भी सहर्ष स्वीकार करते हुए, उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके प्रणेता राष्ट्र कवि हैं, ये जो श्रीधर भास्कर वर्णिकर हैं, ये राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश, यानी हमेशा जागृत रहना चाहिए। कर्मठता का मतलब हमेशा हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म, हाँ, किस तरह से हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा लगातार। कर्म का मतलब काम हमेशा करते रहना चाहिए। भले कितनी भी विपदाएं आए, कठिनाइयाँ आए, संघर्ष करना पड़े, फिर भी हमें काम से कभी भी हटना नहीं चाहिए, कर्म से हटना नहीं चाहिए। सदैव हमें कर्मशील बनना चाहिए। यही संदेश हमारी श्रीधर भास्कर वर्णिकर ने हमें ये संदेश दिया है। तो किताब में अब ध्यान देंगे आप इस गीत पे क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। भावार्थ आपको अर्थ बता दूं। पुरुत का मतलब मैंने बताया था आगे, निदेही का मतलब होता है रखो, चरणम का मतलब होता है पैर, सदैव चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। हम बालकों को शिक्षा देते हुए, मनुष्य को शिक्षा देते हुए कवि कह रहे हैं, हे मनुष्यों, हमेशा चलते रहो, आगे आगे पैर रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। सदैव पुरतो, यानी हमेशा आप कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। वापस एक बार करेंगे इसका अर्थ कि चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। हे मनुष्यों, हे बालकों, एक मनुष्य जाति को संदेश देते हुए कवि कह रहे हैं कि हमेशा चलते रहो, आगे आगे पैर बढ़ाते रहो। सदैव पुरतो निदेही चरणम, और हमेशा, यूनिक 2-4 दिन चले और बैठ गए, ऐसा नहीं। सदैव का मतलब हमेशा, सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे आगे बढ़ते रहो। फिर क्या कह रहे हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर क्या कह रहे हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतन। गिरि शिखर का, गिरि का मतलब आपको पता होगा, गिरि का मतलब होता है पर्वत, शिखर का मतलब होता है चोटी। ननु अवयव शब्द निश्चय ही, निज निकेतन का हमने बताया था, अपना घर, अपना मकान, अपना आवास। कवि क्या कह रहे हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतम, विनेव यानम नगारोहणम। नग का मतलब वही पर्वत, आरोहण का मतलब उस पर्वत पर चढ़ना। कवि कह रहे हैं कि गिरि शिखर, यानी इस पर्वतों की चोटी को अपना घर मानो। यानी पर्वत बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही अचल होते हैं, अडिग होते हैं, तो उन पर्वत के शिखरों को, पर्वत की चोटी को तुम अपना घर समझो। और क्या कि विनेव यानी बिना, यानम नगारोहणम, बिना यान। यान का मतलब होता है जहाज, कोई भी साधन, कोई भी व्हीकल,
यान का मतलब एरोप्लेन भी होता है, जहाज भी होता है, जो भी साधन होता है जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उसको बोलते हैं यानम। तो विनेव का मतलब बिना, विनेव यानम नगारोहणम, नग का मतलब पर्वत, यानी बिना साधन के ही तुमको पर्वत की चढ़ाई करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पर्वत की चोटी रूपी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी तुम अपनी समझो कि इन कठिनाइयों को तो मैं आसानी से पार कर सकता हूँ, आसानी से इस कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। ऐसा मानने वाला व्यक्ति ही हमेशा जीवन में सफल होता है। तो कवि भास्कर जी कह रहे हैं कि हमेशा पर्वत की चोटी के समान आप उन कठिनाइयों को अपना समझो और उनसे संघर्ष, उनसे लड़ने की आप कोशिश करो, निश्चय ही आप जीवन में हमेशा सफल होंगे। बलम स्वकीयम भवती साधनम, और वहाँ पर चढ़ने के लिए, उन पर्वतों पर चढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? हमारे बल की, यानी बलम स्वकीयम भवती साधनम, यानी बल ही हमारा एक साधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कवि भास्कर कह रहे हैं कि हमेशा हे मनुष्यों, हमेशा आगे आगे चलते रहो, आगे आगे पैर बढ़ाते रहो। पर्वत की चोटियों के समान बड़ी बड़ी मुश्किलों का, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का तुम सामना करते हुए, उनको बहुत ही अपनी समझते हुए, उनसे आप लड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहो। यही हमारा पहला गीत है। तो आप इस पहले पद्यांश का या पहले गीत का हिंदी भावार्थ प्रसंग सहित प्रसंग लिखेंगे। यह प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधि चरणम से लिया गया है। इसमें राष्ट्र कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने हमेशा चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें संदेश दिया है। ये आप हिंदी भावार्थ करेंगे, आगे का अपन पिछली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको 11.1 कंप्लीट करवा दी थी, क्लियर। अब आज हम 11.2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर है आपके 5। इसमें देखना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे स्टार्टिंग में, ट्रेपेजियम के, रोम्बस के, इस टाइप से मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन है। इसे 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना। द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस इज टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया if its palace side 1 मीटर and 1.2 मीटर and perpendicular distance between them 0.8 मीटर। अब इसमें देखो, जैसे इसका डायग्राम आपको दे रखा है, एक ट्रेपेजियम शेप का एक टेबल दे रखा है आपको, और उसमें आपको दोनों, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये एक टेबल है ट्रेपेजियम शेप का, जिसमें फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक तो 1 मीटर इसके दोनों पहले साइड दे रखी, एक तो 1 मीटर दे रखी है और एक आपको दे रखी 1.2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब वही हाइट। और हमारे एरिया, अब इसमें आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मीन्स हाफ बोल सकते हो उसको, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैलेस साइड, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो, सम ऑफ पैलेस साइड मैंने आपको बताया था कि पैलेस साइड कौन सी, ये दोनों, तो इसमें दोनों की मेजरमेंट दे रखी और हाइट भी आपको यहाँ पर दे रखी, तो डायरेक्टली आपके फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सबसे फर्स्ट जो दे रखा है गिवन साइड में वो लिख देना। जैसे गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है, 2 पहले साइड दे रखी है, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है, क्योंकि ये इसी के आपके मार्क्स मिलते हैं आगे। जैसे लैंग्वेज तो आपको लिखनी है। जैसे 2 पहले साइड से आपको दे रखी है, एक तो 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, ठीक है। देन जैसे आपको इसमें हाइट दे रखी है, हाइट आपके है 0.8 मीटर। अब इसमें ये भी ध्यान देना कि हमारे जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर में हो और अगर 1 मीटर में हो तो वो हमें कन्वर्जन करना, बट यहाँ पर तीनों हमारे मीटर में ही है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला आपको यूज करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्लियर। अब जैसे वैल्यू पुट ऑन करेंगे हाफ, अब यहाँ पर हाइट कितनी थी हमारे 0.8, ठीक है, इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर, यहाँ पर पॉइंट आप रिमूव करके अपॉन में 10 कर सकते हो, ठीक है। अब यह 1/2 इंटू
यहाँ पर हो जाएगा 8/10, 0.8 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू अब इसको 1 प्लस 1.2, अगर इसको आप ऐड करते तो कितना आएगा 2.2। अब इसका भी जैसे आप पॉइंट रिमूव करोगे, इसका भी आप पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 10। अब इसमें देखना जैसे 2 के टेबल से आपको ये कट करना है तो ये आ जाएगा आपके 4। देन अब क्या करोगे, डिनोमीटर में आपके 10 है तो यहाँ पर ज़्यादा कट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करोगे 22 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 88, कितने आ जाएंगे 88, ठीक है। उसके बाद अपॉन में कितने आ जाएंगे 100, 10 × 10 कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पर 2 के टेबल से कर चुका है 8 4 टाइम, और 22 के टेबल से 22 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपके आ जाएंगे 88/100, और डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे तो ये आपको पता ही है कि एरिया जब भी फाइंड करते तो वहां पर हमें पावर ऑफ 2 लगाना, मतलब जो भी यूनिट होगी उसमें पावर ऑफ 2 यूज होता है, क्लियर। और वॉल्यूम होगा तो पावर ऑफ 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 0.88 मीटर स्क्वायर, इसका टेबल का क्या आ गया ट्रेपेजियम एरिया आ गया, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देखना, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको एक ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है, क्लियर। लेंथ ऑफ द वन इज पैरेलल साइड 10, और इसमें मतलब आपको वन पैरेलल साइड दे रखी है 10, क्लियर। अब इसमें आपको हाइट, मतलब इसमें हाइट भी दे रखी है, तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर एक अदर पैरेलल साइड और फाइंड लिख रखा है, क्लियर कि फाइंड द अदर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब हमें अदर पैरेलल साइड फाइंड करनी है, क्योंकि है फॉर्मूले में 2 पैरेलल साइड होती है ना, ये वाली दोनों होती है, तो इसमें आपको अदर फाइंड करनी है, तो अदर को हम क्या ले लेंगे x, और हमें यहाँ पर एरिया ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्वेश्चन है, मतलब एरिया जब दे रखा हो तो उसको इक्वल में लेकर कर सकते हो उसको, तो लेट्स सी देखना। जैसे एक ट्रेपेजियम का आपने एक शेप बना दो आप, ठीक है। अब इसमें जैसे एक 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पर ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है, हाइट है आपके 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों भी सेंटीमीटर में, आपको अब ये वाली फाइंड करनी है अदर पैरेलल साइड, तो इसको हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख दो। सबसे फर्स्ट क्या लिखना है, लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी एक्स, क्लियर। फिर इसमें आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें आपको ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलरेडी दे रखा है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वन साइड, वन पैरेलल साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। या तो आप इतना, ये आपको डायग्राम बना के ये सब आपको लिखना भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जिससे फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ, अब इसमें हमारे फॉर्मूला क्या होता है, वही हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के इक्वल में रखना है। हमारे जिससे फॉर्मूला, हमारे एरिया कितना है 34, अब हाफ इंटू यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी जैसे 4, और सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर देखना, जैसे 10 थी, एक तो 10 है और एक सेकंड कौन सी हो जाएगी x, ठीक है, हमने x लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना 34, अब यहाँ 2 के टेबल से 4 2 टाइम कट रहा है, ठीक है, 2 टाइम कट रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का, अब देखना जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, उसमें ब्रैकेट के बाद जो भी डिजिट है उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पर 2 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, प्लस 2 को x से भी करोगे तो 2x, ठीक है। अब यहाँ पर वही बाई टी भी कर दो, क्योंकि ये दोनों तो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं इसके स्टेप, देखना जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है 34, यहाँ मैंने बाई टी भी करूँगी तो 20 माइनस 34 माइनस 20 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। फिर यहाँ पर 34 में 20 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 14, ठीक है, 14 इक्वल्स टू 2x, अगेन बाई टी भी करेंगे तो 14 अपॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 14/2, ये डिवाइड में आ जाएगा बिकॉज इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो अपॉन 2, और 2 के टेबल से ये कट जाएंगे 7 टाइम, और 7 हमारी क्या है ये वाली पहले साइड, क्लियर।
तो यहाँ पर नीचे लास्ट में लाइन लिख देनी है आपको, क्या लिखोगे, सो अदर पैलेसाइड क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। जो यूनिट है इसमें आपके कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, बिकॉज ये तो एरिया तो ना, एरिया नहीं, सिर्फ हाइट, हम किसी की पर्टिकुलर हाइट पर्टिकुलर लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब जैसे देखना थर्ड क्वेश्चन देखो, लेंथ, अब इसमें लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फिल ABCD इज 120 मीटर, इफ BC 48 मीटर, CD 70 मीटर एंड AD 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिल, और साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पहले साइड AD एंड BC। अब जैसे इसका आपको डायग्राम पीछे दे रखा है, पेज टर्न करके देखना इसका। इसे आपको इसमें डायग्राम दे रखा है, ये वाला, ये भी ट्रेपेजियम शेप का ही है, मतलब इसमें डाय हाइट दे रखी है, ठीक है। जैसे इसमें B है यहाँ पर, ABCD। अब इसमें जो मेजरमेंट दे रखी है उसको आपको लिखना है। जैसे इसमें ये दे रखा है कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब फेंस क्या होता है, मतलब इसके चारों फेंस का मतलब पूरे टोटल की कितनी दे रखी है, पूरा 120 इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है, 120 मीटर। मतलब चारों फेंस क्या होगा, मतलब फेंस मतलब इसकी डेको, मतलब चारों तरफ से फेंस करवाएंगे, जो साइड साइड में जो वायर्स वगैरह ये होते हैं वो फेंस, तो इस टाइप से चारों तरफ उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, टोटल 120 दे रखी है। उसमें ये भी दे रखा है आपके कि BC इक्वल्स टू 48 है, मतलब ये कितनी दे रखी है 48, ठीक है। उसके बाद आपकी दे रखा है CD आपको दे रखी है 70, कितनी दे रखी है 70 मीटर। और नेक्स्ट है आपकी AD आपके 40 मीटर दे रखी है, और आपको फाइंड करनी। अब यहाँ पर देखो पूरी फेंस की लेंथ कितनी दे रखी है 120, इसका मतलब चारों साइड की टोटल कितनी दे रखी है 120। अब इसमें ये दे रखा है कि इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना, और एरिया के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सम ऑफ पहले साइड और हाइट चाहिए। और जब सम ऑफ पहले साइड तो हमारे पास है, वी हैव वैल्यू पहले साइड बट नॉट हाइट, हाइट की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हाइट के लिए हम क्या करेंगे, तो एक टाइप से ये भी साइड ही हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करके 120 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो इसमें ये देखना, जैसे टोटल कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ फिल कितना दे रखा है यहाँ पर, जैसे आपको 120 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें तीनों साइड आपको जैसे दे रखी है, जैसे फर्स्ट AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और इन चारों का सम कितना दे रखा है 120। यहाँ पर AB की हमें फाइंड करनी है, BC कितनी दे रखी है 48, और यहाँ पर ये CD कितनी दे रखी है 17, और ये कितनी दे रखी है 40, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको अभी इसमें आप देखना, जैसे AB 48 और अब इन तीनों को प्लस कर दो, तो AB और प्लस AB प्लस, अब ये कितने हो जाएंगे 7 और 8 15, और यहाँ पर हो जाएंगे 8 9 और 10, ठीक है। 105 इक्वल्स टू 120, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो AB इक्वल्स टू बाई TP कर दो, 120 माइनस 105, तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 में से 105 माइनस करोगे तो 15, इसका मीन्स यहाँ पर कितनी आ जाएगी 15, ये कितनी हो गई 50 मीटर हो गई। अब ये हाइट है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये हाइट ही मैंने आपको बताया ट्रेपेजियम में ये हाइट होगी, ये जब भी 90 डिग्री का होगा तो ये हाइट हो जाएगी, तो हमारे पास भी हाइट आ गई। अब यहाँ पर आप एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो, तो एरिया वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ तक कर दिया, अब आगे की जो ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, आगे का जो एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए हमें देखो पहले साइड चाहिए तो 40 और 48 ले लेना, क्लियर। उसके बाद हमें हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए भी ये हमारे पास हाइट आ गई, तो यहाँ पर AB, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि ये हाइट है आपके, AB हमारे क्या हाइट आ गई 50 मीटर, ठीक है। और दोनों पहले साइड, तो फॉर्मूला यूज कर लेना 1/2 हाइट इंटू पहले साइड। तो इस टाइप से आगे का क्वेश्चन इसको कंप्लीट पूरा आपको करना है, ठीक है, एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके 50 मीटर हो गई। एक बार फिर से देखो इसमें 120 दे रखा है,
मतलब टोटल दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर ए बी फाइंड करना था, तो इनकी क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे और यहाँ पर आपके आ जाएगा 105 और ये 15 आपके मीटर हो जाएगा। ठीक है, यस क्लियर। और आगे का क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट कर देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 8 पढ़ रहे थे, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। इसके अंदर हमने महिलाओं की जो स्थिति थी उसका हमारा पूरा क्लियर हो गया था कि क्या क्या महिलाओं की पहले पोजीशन थी, उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या नए कानून बने थे जिससे महिलाओं को फुल सिक्योरिटी मिल गई है। और अब भी हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कानून बन गए हैं, आप लोग उसके लिए अपडेट नहीं रहते हो कि आपको पता नहीं कि कौन कौन से नए कानून बने हैं, क्या है। लेकिन ये जो कानून बने थे ये तो बहुत पहले बने थे, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी और हो गए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब लेसन पढ़ा था तो हमने उसमें एक वर्ड पढ़ा था अमेंडमेंट, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते, संशोधन कर सकते। तो जो कानून पहले बने हुए हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब दे रखा है अपने नेक्स्ट पॉइंट इस लेसन का, जिसे नाम था वुमेन कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। तो अब जब हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, कास्ट के बारे में, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। अब जाति को लेकर क्या क्या सामाजिक सुधार हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या दे रखा है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज द पैराडाइमेटिक एंथ्रोग्राफिक एग्जाम्पल ऑफ कास्ट। क्या दे रखा है इसके अंदर, सिंपल सा आपको वर्ड दे रखा है एक एंथ्रोग्राफिक। हम ये कह सकते हैं कि यह जो कास्ट सिस्टम का जो एग्जाम्पल है, पैराडाइमेटिक का मतलब होता है एग्जाम्पल, लिख सकते हो आप इसको उदाहरण स्वरूप। एंथ्रोग्राफिक का मीन्स होता है, एथनोग्राफिक का मीन्स होता है नृशंस विज्ञान। क्या होता है, हिंदी में हम इसको लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं नृशंस विज्ञान। क्या लिखोगे आप इसको, नृवंश विज्ञान। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ क्या होता है ये। देखो इस ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसको समझना है क्या है ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये कि आपको पता चलना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। देखो नृवंश विज्ञान क्या लिखा मैंने, नृवंश विज्ञान। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर समाजशास्त्र का और मानव शास्त्र का, आप लोगों ने नाम सुना सोशियोलॉजी, तो समाजशास्त्र का और मानव शास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में पूरी स्टडी की जाती है, और उसमें भी क्या कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की इंसान की प्रकृति है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं नृवंश विज्ञान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एथनोग्राफिक। ठीक है, जो आपके वर्ड दे रखा है ना बुक में, एथनोग्राफिक। ठीक है, तो ये नृवंश विज्ञान ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया क्या होता है, जिसमें समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों की स्टडी की जाती है, और इंसान की प्रकृति यानी कि बिहेवियर कैसा है ये जो पता लगाया जाता है, किसके थ्रू लगाया जाता है, एथनोग्राफिक जो साइंस होती है उसके थ्रू ये पता लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से अपने लेसन पर। क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन ये दे रखी है, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इज द पैराडाइमेटिक एथनोग्राफिक एग्जाम्पल ऑफ कास्ट, यानी कि इसको नृवंश विज्ञान के एक उदाहरण स्वरूप इसको ले सकते हैं कि कास्ट कैसे ले सकते हैं। अब कास्ट यानी कि जाति की प्रकृति क्या, जाति का स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। It had origin in ancient India and was transferred by various ruling allies in medieval, early modern and modern India, especially the Mughal Empire and the British Raj। अब ये जो सिस्टम था इसमें क्या हुआ, वापस धीरे धीरे एल्टाइज का मीन्स होता है कुलीन तंत्र। ठीक है, जहाँ राजा महाराजाओं का शासन होता है, तो इसमें क्या दे रखा है, ओरिजिन एनिशियंट इंडिया, यानी कि जो कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा था ये हमारे प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा था। एंड वॉज ट्रांसफर, धीरे धीरे क्या हो गया, ट्रांसफर होता है क्या, रूलिंग एलाइटीज इन मेडिवियल, ये मध्यकाल में कहाँ कुलीन तंत्रों के पास चला गया था, फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड जो था उसमें आया, फिर मॉडर्न इंडिया में आया, और स्पेशली फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर में, और मुगल एम्पायर में आते आते फिर ब्रिटिश जो शासक था अपने यहाँ पर, ब्रिटिशों का जो राज्य था उसके अंदर भी ये जाति प्रथा का जो सिस्टम था आ गया था, क्योंकि वो लोग भी इस बेस पर क्या करते थे, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यानी कि भेदभाव करते थे। द रोल
ऑफ द ब्रिटिश राज ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल। क्या दे रखा है यहाँ पर कि वहाँ जो था विवादपूर्ण था। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, विवादपूर्ण स्थिति थी। तो यहाँ पर ब्रिटिश राज में कास्ट सिस्टम, भारत की जो जाति व्यवस्था थी, वो जो पॉइंट था वो बहुत क्या था, विवादपूर्ण था। द कास्ट सिस्टम बिकम लीगली रिजिड ड्यूरिंग द राज, यानी कि राज का मतलब ब्रिटिश राज में, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड टू एन्यूमरेट कास्ट ड्यूरिंग दैट 10 ईयर सेंसस एंड मेटिकुलसली कॉडिफाइड द सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, देखो द कास्ट सिस्टम बिकम लीजली रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। दो वर्ड पढ़ते ना अपन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर और लचीला। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का जो शासन था उसमें कास्ट सिस्टम को लेकर जो भी नियम थे वो क्या हो गए थे, और ज़्यादा कठोर हो गए थे, या लीगली यानी कि कानूनी रूप से भी और उन्होंने क्या कर दिए थे, कठिन कर दिए। अब कैसे कर दिए, व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड टू एन्यूमरेट कास्ट ड्यूरिंग देयर 10 ईयर सेंसस। 10 ईयर सेंसस का मीन्स क्या होता है, जनगणना। जब उन्होंने क्या करवाई थी, जनगणना करवाई थी, और उसमें फिर उन्होंने क्या किया, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अभी आपके आया नहीं, हो सकता है किसी लेसन में आए, जातिगत आधार पर भी जनगणना की जाती है। हिंदू समुदाय के कितने लोग हैं, मुस्लिम के कितने, सिख कितने, ईसाई कितने, जैन कितने, पारसी, बौद्ध, उसमें भी फिर ब्राह्मण, और वापस अलग अलग कास्ट को लेकर भी की जाती है। तो यानी कि इस प्रकार से जो उन्होंने फिर 10 ईयर जो सेंसस जनगणना करवाई थी उसमें मेटिकुलसली कोडिफाइड का मतलब क्या होता है, उसको लिख देना, उसको बारीकी से बताना कि क्या है और क्या नहीं है। तो और उन्होंने उस जो जनगणना करवाई थी उसमें और उन्होंने बारीकी से बता दिया है कौन सी कास्ट क्या है और क्या नहीं है। बिटवीन 1860 एंड 1920 द ब्रिटिश segregated Indians by caste, granting administrative jobs and senior appointments only to the upper caste। अब इन लोगों ने क्या किया था फिर, द ब्रिटिश सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। इंडियन बाई, किस बेस पर किया था उन्होंने, जाति के आधार पर। गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, यानी कि जाति के आधार पर किसको उच्च प्रशासन में रखा जाएगा, किसी को नहीं रखा जाएगा। एंड किसी को सीनियर अपॉइंटमेंट्स ओनली द अपर कास्ट, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, उन्हीं को क्या किया जाएगा, अच्छी जॉब दी जाएगी, प्रशासन में उनको अच्छी पोस्ट और ये दी जाएगी। तो ये सारा जो काम किया था वो किसने किया था, ब्रिटिश शासन जो चल रहा था, ब्रिटिश राज्य जो चल रहा था, उस समय ये सब हुआ था। स्टार्टिंग विद द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट पास्ड ए सीरीज ऑफ लॉ। क्या हुआ था फिर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश लोगों की जो सरकार थी उन्होंने सीरीज ऑफ लॉ, कानूनों की एक श्रेणी जो बनाई थी। क्या दे रखा है इसमें, देखो, देट अपील टू इंडियन बेस्ड ऑन देयर रिलीजन एंड कास्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर उन्होंने क्या किया कि जो सीरीज़ बनी थी उसमें भी उन्होंने अपील की थी कि भारतीयों का जो बेस है वो किस आधार पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। रिलीजन का मतलब धर्म और जाति के आधार पर। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस एनेक्टेड द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उन्होंने क्या किया, फिर एक एक्ट बनाया था। इस एक्ट का नाम क्या, अंडरलाइन करना। एनेक्टेड का मतलब होता है लागू करना, कोई भी कानून बन जाता है उसके बाद उसको लागू करना, ठीक है। कब किया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। क्रिमिनल का मतलब कहते हैं ना अपराधी जनजाति को लेकर जो कानून बनाया था 1871। दिस लॉ डिक्लेयर्ड एवरीवन बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट टू बी बॉर्न विथ क्रिमिनल टेंडेंसीज। इस लॉ के अंदर उन्होंने क्या बताया, एवरीवन बिलोंगिंग, हर कोई किससे बिलोंग, एक निश्चित कास्ट के अंदर जन्म लेता है और वो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति होगी, यानी कि क्रिमिनल टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, यानी कि उसको उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिस श्रेणी में उसका जन्म होता है। द रिफॉर्मर ऑफ दिस पीरियड कंडेमन कास्ट इनइक्वलिटीज़। अब जो सुधारक थे उन लोगों ने उस समय की जो स्थिति थी, इनइक्वलिटीज़, असमानता की, उनको देखा। और कौन कौन से सुधारक हुए, देखो अंडरलाइन करना इन सबको। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद ऑल्सो वर्कड फॉर कास्ट रिफॉर्म, ठीक है। इन सब पीछे हो सकता है आपके क्वेश्चन आए कि राइट एनी 3 कास्ट रिफॉर्मर नेम, तो आप इसमें ये आंसर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद। इन वेस्टर्न इंडिया गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा, रामकृष्ण भंडारकर, एम.जी. रानाडे का मतलब महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, एंड रमाबाई रानाडे वर द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये कहाँ के थे, वेस्टर्न इंडिया के थे, ठीक है। यानी कि इंडिया में ईस्ट और वेस्ट पार्ट आता है ना, उसमें वेस्टर्न इंडिया के थे। ऑल ऑफ देम स्पोक एंड रोट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन सभी लोगों ने क्या किया था, स्पोक, इसके लिए आवाज़ उठाई थी और कास्ट सिस्टम की जो प्रथा थी
उसके बारे में इन्होंने विरोध किया था। किस किसने किया था? जिनके नाम अपने को दे रखे हैं। अब अगर आपको पीछे क्वेश्चन पूछ रखा हो कि आपको ऐसे कोई 3 या 4 कास्ट रिफॉर्मर के नाम बताने, तो आपको वेस्टर्न ईस्टर्न से कोई लेना देना नहीं। जो जो नेम आपको दे रखे हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से रिफॉर्मर हैं और कौन कौन से नहीं है। तो आप कोई भी नेम इसमें मेंशन कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट आपको दे रखा है डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। जब इसकी बात हो जाती है, जब इन लोगों ने क्या क्या प्रयास करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मांग क्या उठी? डिमांड। जब भी हम कोई काम करते, अच्छा काम होने लग जाता, उसके बाद हम डिमांड करते, तो किसकी डिमांड थी? इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय की बात हुई कि कास्ट के बेस पर जो भेदभाव होता है उसको दूर किया जाए, और जो लोगों को जिन लोगों को हम प्रताड़ित करते कास्ट के आधार पर, क्योंकि पहले वो जो डिवाइडेशन था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र को क्या माना जाता था? बिल्कुल डाउन कास्ट में माना जाता था, और उनसे ही तीनों वर्गों की सेवा करवाई जाती थी। तो उनके लिए ऐसे काम बने हुए थे कि जो किसी भी इंसान को नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम सब भी मिलकर ऐसे काम कर सकते। तो वो जो बुराइयाँ थी हमारे समाज में, वो जो असमानताएँ थी, उनको दूर करने के लिए डिमांड उठी थी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिमांड उठी थी और किस किस ने इन डिमांड्स के लिए प्रयास किया था। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8, वेलकम बैक। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 में मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मतलब दोनों के एक एक एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, इसने सारे एनिमल्स का नहीं दे करके दोनों के एक एक लिए। आपको समझ में आ गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों बॉडीज़ अपने अपने गैमेट्स को सीक्रेट कर देती है वाटर में या जैसे भी करती है। दोनों का फ्यूजन बाहर होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट या एम्ब्रियो या बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया है हमको, जिससे आपको इजीली समझने में आसानी रहे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में कैसे होता है या अदर एनिमल्स में भी कैसे पॉसिबल है। दूसरा देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, मेल गैमीट, मेल बॉडी जो होगा, मेल ऑर्गेनिज्म, वो अपने गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर सीक्रेट करेगा। देन मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा और जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि एम्ब्रियो या क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब फीमेल बॉडी के अंदर हो तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब जब वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में हो तो वो एक्सटर्नल यानी बाहर। तो बाहर किस में होता है? फ्रॉग में। और इंटरनल होता है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ एनिमल्स में, ह्यूमन में भी इंटरनली होता है। एक्सटर्नली किस में होता है? तो फ्रॉग में होता है। तो हम फ्रॉग की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पे जितना दे रखा है हमको उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। इन फ्रॉग एंड टॉड रिप्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। फ्रॉग का सीजन होता है टॉड। टॉड किसको बोलते हैं? फ्रॉग का जो बड़ा रूप होता है ना, बहुत बड़े बड़े मेंढक होते हैं जो कभी कभी खेतों में होते हैं, जो बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, उनको टॉड बोलते हैं। तो ये जो फ्रॉग और टोड होते हैं ये अपनी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कब स्टार्ट करते हैं? स्प्रिंग और रेनी सीजन में स्टार्ट करते हैं। देखा होगा अपने छोटे छोटे फ्रॉग जो होते हैं वो रेनी सीजन के बाद में ही दिखाई देते हैं। तो वो अपना रिप्रोडक्शन एक्टिविटी इस मंथ में या इन डेज में करते हैं। दिस एनिमल्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम। ये एनिमल्स जो होते हैं ये पॉन्ड एंड स्लो, पॉन्ड यानी स्लो मूविंग स्ट्रीम मतलब ये कि जहाँ पानी का बहाव तेज़ ना हो, धीरे धीरे हो। तो पॉन्ड, तालाब ऐसी चीज़ है जहाँ पर पानी का फ्लो नहीं रहता, वहाँ पे पानी स्टेबल रहता है, इसीलिए वो पानी गंदा भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर एंड लेक। The male and female come together in water. The female lays 100 of eggs which are held together by a layer of jelly. 9.2 ये जैसे दिख रखा है, ये क्या करता है अपनी बॉडी पे एक जेली सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिससे क्या होते हैं सारे फीमेल बॉडी जो होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल फ्रॉग, वो क्या करेगा अपने बहुत सारे एग्स को जेली के साथ बाहर आउटसाइड वाटर में सीक्रेट कर देगा। द जेली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, क्योंकि ये एग्स प्री मैच्योर होते हैं, बॉडी में रहेगा फीमेल बॉडी में तो वो ज़्यादा मैच्योर होगा, लेकिन ये तो पहले से ही वो क्या कर लेता है बॉडी से बाहर निकाल देता है लॉट्स ऑफ एग्स को। तो ये जेली जो निकलता है वो जेली इनको क्या करती है,
जेली में क्या होते हैं, सारे एग्स फंसे हुए रहते हैं ताकि वो इधर उधर फैले नहीं। इधर उधर फैलने से क्या होगी, सारे डैमेज हो जाएंगे। अब जेली में होंगे तो वो प्रोटेक्शन होंगे, प्लस जेली से इन एग्स को क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन। द जेली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग बिसाइड होल्डिंग देम टुगेदर द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर द एग्स। इन एग्स के ऊपर जो मेल फ्रॉग आएगा वो इनके ऊपर अपने गैमीट को छोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा, जिन जिन एग के साथ मेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है वो सारे एग्स फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज होकर क्या बना देते हैं, न्यू जाइगोट बना देते हैं या न्यू बेबी फ्रॉग बना देते हैं। उन बेबी फ्रॉग को हम फ्राइज बोलते हैं, ठीक है। द स्पर्म आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एग ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हुआ इसलिए इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ये एक्चुअल मीनिंग है इसका कि जो भी नया फ्रॉग बन रहा है या नया बेबी बन रहा है वो फीमेल बॉडी में नहीं बन रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर बन रहा है। जैसे हमारी बात करें तो ह्यूमन के बेबी का भी जो डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ होता है, मदर बॉडी के अंदर होता है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है उसके बाद ही उसको बाहर के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। अब जैसे ये हो गया, ये पूरा प्रोसेस किसका था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। तो ये बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस तरह से होता है, फीमेल अपने गैमेट्स को जेली में छोड़ देती है, मेल अपने गैमेट्स को एग के ऊपर छोड़ देता है, दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हुआ। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम किसका पढ़ेंगे, हैन का। बोथ इन ह्यूमन एंड हैन, ह्यूमन की तरह हैन और हैन की तरह ह्यूमन में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बट ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज वेयरएंस हैंस डू नॉट। मतलब ये कि हैन और ह्यूमन में सिमिलरिटी ये है कि हम दोनों में बेबी का जो फॉर्मेशन होता है हैन में और ह्यूमन में वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है बेबी का फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे भी एक चीज़ का ये हो जाता है कि ह्यूमन डायरेक्ट अपने बेबी को बॉर्न करता है बट हैंड्स डू नॉट। हैंड्स क्या करती है, एग को बाहर निकालती है और फिर थोड़े टाइम के बाद उस एग में से क्या निकलता है, बेबी बाहर निकलता है, ठीक है। हैंड्स प्रोड्यूस चिक एज देयर यंग वन। हैंड्स जो होते हैं वो चिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बार बार डिवाइड होता रहता है, रिपीटेडली यानी बार बार। At the same time, protective layers are formed around the developing embryo. Laying of the egg by hand take place after the hard shell is formed around the developing embryo. वो जो eggs हैन बाहर निकालती है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड शेल बना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बट इतना हार्ड कि अंदर बेबी क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। Around the developing embryo, the development of the chick takes place inside the egg shell and it take about 3 weeks. यानी एग में से जो वो चिक निकलता है, चिक यानी वो चूज़ा जो निकलता है बाहर, उसको निकलने में भी कितने टाइम लगते हैं, 3 वीक। यानी 3 वीक के बाद एग में से हैन, छोटा बेबी जो होता है हैन का, वो बाहर निकलता है। यू मस्ट हैव सीन अ हैन सिटिंग ऑन द एग। दिस सिटिंग इन अ हैन ऑन द एग इज़ टू प्रोवाइड वार्मथ टू द एग्स कॉल्ड इनक्यूबेटिंग द एग्स। मतलब ये आपने देखा होगा या सुना होगा कि उसी एग में से बेबी या चिक बाहर निकलता है, उसी हैन में से उसी एग में से हैन बाहर निकलता है, जिस एग को हैन अपने मतलब उसके ऊपर बैठ के जिसको वो वार्मनेस देती है ना। वार्मनेस क्यों देती है, ताकि वो प्रोवाइड क्या करे, गर्मी प्रोवाइड करे। हीट से क्या होते हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें हैन जो होती है वो एग्स के ऊपर सिटिंग करती है, उसको बोलते हैं इनक्यूबेटिंग द एग्स। As soon as the chick is developed, it comes out by bursting open the egg shell. बार बार इस तरह से प्रोटेक्शन जो मिलता रहता है, वार्मनेस जो मिलती रहती है हैन के द्वारा अपने एग्स को, उसके बाद ही उनमें से चिक बाहर निकलता है। बस्टिंग ओपन यानी कि शेल जो होता है एग का वो बस्ट हो जाता है और उससे से चिक बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हैंड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब हमारे लिए किसका पढ़ना ज़रूरी है, ह्यूमन का। अभी 7 तक आपने सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में आने के बाद आप पढ़ रहे हो एनिमल के बारे में। हमने 2 एनिमल के एग्जाम्पल ले लिए।
वो एनिमल जो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, और वो एनिमल्स जो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे लिए आती है ह्यूमन की, यानी ह्यूमन में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ह्यूमन में आप हम सबका फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा जानने के लिए इंटरेस्ट होगा हमको, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए 2 पेरेंट्स का होना रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपको पता ही है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज सेक्सुअल। ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और वो है सेक्सुअल। द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, यानी दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी 2 बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन होंगे। द मेल इंडिविजुअल्स आर बॉय एंड मैन, वेयर एज द फीमेल इंडिविजुअल्स आर गर्ल एंड वुमन। पता है ये चीज़ हमको। ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन बींग में एक टाइम में एक ही सेक्स होता है, तो उसको बोलते हैं हम ह्यूमन बींग, यानी जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे फ्लावर का एग्जाम्पल लिया था, फ्लावर में अगर मेल पार्ट यानी एंथर और फीमेल पार्ट यानी ओवरी अगर दोनों हैं तो वैसा फ्लावर क्या कहलाएगा, बाईसेक्सुअल। लेकिन ह्यूमन में हमेशा यूनिसेक्सुअल ही होता है। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंटरनल। ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारे लिए नोट्स बनाने के तरीके हो गए। अब आप जैसे यहाँ पे लिखोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो आप लिख देना इन फ्रॉग, और यहाँ से कुछ लाइन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके लिख देना। मैं देखूंगी कि इसमें कितना दिमाग है, उसने उतने नोट्स बनाए। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंड्स के बारे में, यहाँ पर भी आपको कुछ सिलेक्टिव लाइन ही देखनी है और उसको नोट्स में लिखना है। फिर आप हेडिंग डालोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर आप हेडिंग डालोगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे ही मेल का बना दोगे, मेल के नोट्स बना दोगे, मेल का हम पढ़ लेंगे, ये डायग्राम आ जाएगा, उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ लिखने का मैं अंडरलाइन करवा दूंगी। तो फिर आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव दोनों पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे सिस्टम किससे बना हुआ है, तो जैसे हमारी बॉडी में है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो बने हुए हैं, उसी तरह से एक सिस्टम हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है, तो इसके मेन ऑर्गन है टेस्टिस फर्स्ट, ठीक है। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल और मेल गैमीट। टेस्टिस वो पार्ट है जहाँ से मेल गैमीट्स का कंटिन्यूली फॉर्मेशन होता रहता है। कब, आफ्टर मैच्योरिटी स्टेज। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। हॉर्मोन्स कभी ना कभी सुना होगा आपने। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कहा था कभी या नहीं भी बताया हो, किसी अदर क्लास में किसी को बताया होगा। जैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, एक केमिकली सब्सटेंस होता है जो अंदर ही अंदर बॉडी में सीक्रेट होता है और ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन जो ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, उससे एक हार्मोन पिट्यूटरी निकलता है जिसका काम होता है पर्टिकुलर पर्सन की हाइट को डिटरमाइन करना, यानी किसकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कौन डिसाइड करता है, पिट्यूटरी हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ कोई ना कोई काम करवाते हैं। जैसे यहाँ पर टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है और उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे इसको, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे एक हार्मोन निकल रहा है और उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। तो आप अंडरलाइन करना, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल हार्मोन, इट्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये नोट्स बन गया। फिर ये लिखोगे कि देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। द टेस्टिस आर लोकेटेड। टेस्टिस कहाँ होती है, ये डायग्राम देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है, ये जो डक्ट दे रखी है, इस डक्ट का काम क्या है, इस डक्ट का काम है, डक्ट यानी वाहिनी, इस ट्यूब का काम है कि जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं उनको कैरी करो। ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रखा है टेस्टिस, पेनिस और ये सारे, ये ऑर्गन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था
कि हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसके आधार पर हम देख रहे थे हमारी क्लास के अंदर कौन लंबा है कौन बोना है। तो इस सारणी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किसकी लंबाई अधिक है किसकी लंबाई कम है। जिसे 8 से 18 वर्ष की आयु के लड़कों और लड़कियों की कितना % होना चाहिए, ये % आपके सामने, इसके आधार पर हम पूर्ण लंबाई की गणना कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप और दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि किसकी कितनी लंबाई होती है या हो सकती है। देखिए इस ग्राफ में साफ दे रखा है कि आयु को x अक्ष पर, ये जो अक्ष है x, ठीक है ना, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष आयु का दे रखा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 8 से 18 वर्ष की आयु का x अक्ष पर। y अक्ष जो है आपके वो प्रतिशत का, लंबाई की प्रतिशत का, लंबाई कितनी होना चाहिए 70 से लेकर आपके 100% तक दे रखा है कि आपके कितना दे रखा है। जैसे हमने सारणी देखा था, इस सारणी के अंदर 8 वर्ष के लड़के का 72% और लड़की का 77%। तो यहाँ पर भी आपके ग्राफ के अंदर यही दे रखा है, 8 वर्ष का 72% लड़के हैं और ये 72% लड़के और 77% ये लड़के। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो लड़कियों का प्रतिशत है और ये जो रेड लाइन दिख रही है पिंक वाली, यह है लड़कों का, लड़कियों का परसेंटेज दे रखा है, लड़कों का, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। जो लड़कियों की जो लंबाई होती है लड़कों के बनिस्बत जल्दी बढ़ती है। कहते हैं ना लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, तो उसका कारण ही यही है कि प्रारंभ में यानी कि स्टार्ट में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तीव्रता से बड़ी हो जाती, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक, जब 18 वर्ष की आयु होती है तब तक दोनों की आयु बराबर, मतलब लंबाई लगभग आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 18 वर्ष की आयु तक आपको भी पता चल जाता है कि आपकी लंबाई कितनी रहने वाली है, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि दर भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि सब में वृद्धि दर एक ही रहे। कोई जल्दी से वृद्धि करता है, कोई धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो लगभग जब 18 वर्ष की आयु आती है तब तक आपको पता चल जाता है कि आपकी लंबाई कितनी होगी। कुछ यौनारंभ के तीव्र गति से बढ़ते तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते। यानी कि पहले की एक टेंशन थी कि मेरी लंबाई तो बढ़ गई लेकिन मेरा चेहरा छोटा हो गया। क्या कह रही है, मैं चिंतित तो हूँ, यदि मैं लंबी तो हो गई परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा हो गया। तो जो पहले की जो चिंता थी वह, यानी कि उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते, शरीर के जो सभी अंग है समान वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते। जो हाथ पैर होते हो सकता है उनकी वृद्धि जल्दी हो जाए पहले। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी किशोर के हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे सभी अंग समान हो जाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है। जीन, हमने कहा था ना, जीन होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जीन से क्या होता है, जैसे माता के मान लो बाल घुंघराले, तो हो सकता है उसकी आने वाली संतान के बाल भी घुंघराले हो। पिता की आंखें भूरी है तो हो सकता है उसकी आंखें भी भूरी हो। तो इस प्रकार आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य लगभग समान होती है। तो ये समान क्यों होती है, इसकी लंबाई का कारण माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। यदि अस्थियां, पेशियां शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है, यानी कि पोषण, संतुलित भोजन करना हमें आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए आप, यह अस्थियां, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने में पर्याप्त पोषण में सहायक करता है। आप किशोर के पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। अब देखिए शारीरिक आकृति में परिवर्तन, शरीर की जो आकृति होती है उसके अंदर परिवर्तन। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जो कक्षा है उस कक्षा से छोटी क्लास वाले बच्चे, यानी कि आपने ध्यान दिया आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे और सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं।
जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे आपका कंधा और सीना चौड़ा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके, जबकि वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा होता है। लड़कियों में कौन सा भाग होता है? कमर के निचला वाला। लड़कों में कंधे और सीने। तो वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग है। यानी कि कहने का मतलब लड़कों में अलग परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में अलग परिवर्तन। अब देखिए स्वर परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? अब आप किशोरावस्था में आ गए तो आपकी आवाज़ फटने लगेगी। यौनारंभ में स्वर यंत्र और लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर तंत्र गले के सामने स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। ये देखिए, ये स्वर तंत्र है ना, ये एडम्स एप्पल कहते हैं जिसको। ये आपने लड़कों में उभरा हुआ नजर आता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में स्वर तंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता। स्वर यंत्र जो होता है, वाक्य यंत्र स्वर यंत्र जो होता है लड़कों में बड़ा होता है। कौन? एडम्स एप्पल, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों में छोटा होता है, लड़कों में बड़ा होता है, जिसके कारण वह बाहर गले से नजर आता है, जैसा कि ये नजर आता है। ये लड़कियों में नजर नहीं आता है, छोटा होता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने और फर्राने लगती है। यही कारण है कि आवाज़ क्यों फट रही है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। आज आप यहीं तक देख लीजिए। हमने देखा है कि मेन पॉइंट्स आप देखिए कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन किस प्रकार होता है और स्वर में परिवर्तन किस प्रकार होता है। लड़के और लड़कियों में के स्वर में परिवर्तन क्या है, आप इस डायग्राम को भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं और आज का जो मेन पॉइंट्स है आप उनको याद कर लो। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन प्रश्नावली 9.3 के अंदर सवाल नंबर अपन ने चौथे का दूसरा अपन ने हल किया था, उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथे का बी देखिए। चौथे का बी क्या कह रहा है? इस सवाल आपका क्या कह रहा है कि a कोष्टक a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कोष्टक 1 प्लस 5, इसको सरल करना है। इसके अंदर सवाल नंबर पहला देखिए a, यानी यहाँ पे आपको a बराबर क्या रखना है? 0। ठीक है। इसी सवाल के अंदर दूसरा देखना, a बराबर आपको क्या रखना है? दूसरा आपका रखना -1 रखना है। ठीक है। तो पहले में चौथे के बी सवाल में पहला बता रहा, फिर चौथे का बी का तीसरा में बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, जिसके अंदर आपको क्या रखना है? a बराबर 0, यानी आपको a की जगह 0 रखना है। देखो ध्यान से इसको हल करना है। ये कह रहा सवाल, इसका मान क्या है? ध्यान से देखिए, a की जगह क्या रखा? 0 इंटू फर्स्ट के बाद कुछ नहीं, क्या इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। ध्यान से देखिए, 0 का 0 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 5। आगे देखिए 0 इंटू 0 में 0 जोड़ूंगा 0, 0 में जोड़ूंगा 1 प्लस 5। गणित के नियमानुसार पहले अपन कोष्टक वाली संख्या को हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा और फिर जोड़ बाकी। अब यहाँ देखो 0 का गुणा 1 से करूँगा क्या आएगा? 0 प्लस 5 जोड़ूंगा क्या आएगा? 5। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर लास्ट में। क्लियर। इसी प्रकार देखो आगे आपको यहाँ रहेगा a कोष्टक a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कोष्टक 1 प्लस 5। यहाँ पे आपको -1 रखना है। ध्यान से देखना, -1 कैसे रखते हैं, ध्यान से देखना। हल कर रहा हूँ मैं, एक ही जगह -1 रखना है। अब देखो यहाँ -1 रखूँगा एक जगह, -1 कोष्टक 1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 प्लस 5। अब मैंने एक ही जगह क्या रखा है? -1 ये रहा -1, फिर a का स्क्वायर कितना? -1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, ये भी -1 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ये -1 का -1 -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 -1 का गुणा -1 से करूँगा तो प्लस का
एक आएगा, ठीक है, बी प्लस का एक। अब देखो इसको खोल रहा हूँ, प्लस का गुना माइनस एक का गुना क्या आएगा, माइनस एक। क्वेश्चन से बाहर निकालना है, यहाँ देखो माइनस एक का स्क्वायर करूँगा यानी माइनस एक इंटू माइनस एक करूँगा प्लस का एक, ठीक है, प्लस का गुना माइनस एक तो माइनस और ये प्लस का एक प्लस 5, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़िए, ये माइनस एक का एक इंटू यानी कि एक प्लस का दो माइनस एक प्लस 5, एक प्लस का एक और एक प्लस का एक, प्लस के दो और ये माइनस का एक प्लस 5। आगे देखिए माइनस का एक इंटू दो में से एक गया तो क्या आ जाएगा, एक प्लस 5। अब वो डिवीजन माइनस एक का गुना एक से करेंगे, माइनस एक का गुना एक से करते हैं तो आता है माइनस का एक, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया माइनस एक प्लस 5। अब आपको मैंने पहले ही बताया था जब एक प्लस किया जाए और एक माइनस किया जाए क्या करते हैं अपन, बड़ी संख्या पकड़ते हैं, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। जब एक प्लस का आ जाए एक माइनस का आ जाए, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या क्या है 5, बड़ी संख्या का निशान लगाओ, प्लस का लगा दिया, 5 में से माइनस एक किया तो 4, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर चौथा आपका कंप्लीट। पांचवा देखिए, पांचवे के अंदर क्या कहेगा सवाल नंबर, ध्यान से देखिए, सवाल नंबर पांचवा, पांचवे का पहला देखिए, p कोमा p माइनस q कोष्ठक पर q कोमा q माइनस r कोष्ठक एवं r कोमा r माइनस q को जोड़ना है, यानी इन सबको पहले क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले इन सबको जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सबको पहले हल कर देंगे, ठीक है, या तो हल करो या डायरेक्ट इसको जोड़ दो। देखो सबसे पहले इसको जोड़ने का क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, p कोष्ठक p माइनस q प्लस q कोष्ठक q माइनस r कोष्ठक प्लस r कोष्ठक r माइनस p, ठीक है। गुणा कर दो फिर आराम से जोड़ दो, या ठीक है, सबसे पहला काम आराम से पहले गुणा कर दो। देखो p का गुणा q से होगा क्या है, pq p into q, फिर प्लस का p है, प्लस के p का गुणा q से होगा तो माइनस q से करना है। देखो जब प्लस के p का गुणा मुझे करना है माइनस q से, क्लियर। अब ध्यान देखो प्लस का q है, q का गुणा q से करना है। देखो जब प्लस के q का गुणा q से करना है, वापस प्लस के q का गुणा माइनस r से करना है, ठीक है। प्लस q का गुणा प्लस q से करना है, प्लस के q का गुणा माइनस r से करना है, प्लस के r का गुणा r से करना है। देखो जब प्लस के r का गुणा r से करना है, फिर प्लस के r का गुणा माइनस q से करना है, क्लियर। हल करवा देखो p का गुणा q से करूँगा क्या आएगा, pq, p का गुणा माइनस q से करूँगा तो माइनस pq, क्लियर। p का गुणा q से किया pq, सॉरी यहाँ पे p है, p का गुणा p से किया p स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे p है, देखो p का गुणा p से किया p स्क्वायर माइनस का q और प्लस का p, प्लस के p का गुणा माइनस q से करूँगा तो माइनस pq। अब यहाँ देखो प्लस के q है, ये भी q है, q का गुणा q से किया प्लस के q स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के और यहाँ पे माइनस का r है, माइनस प्लस के q का गुणा माइनस r से करेंगे माइनस के qr, यहाँ पे प्लस का r है, ये माइनस का है, r का गुणा r से किया तो r स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस का r है और ये प्लस के p है, p और r में पहला कौन आता है, p पहला आता है, तो हम अल्फाबेट हिसाब से माइनस p r लिखेंगे, ठीक है। अब देखो p r ऐसा कोई सेम से नजर आ रहा है, कोई आपको सेम से नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा लास्ट में आंसर, क्लियर बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसका दूसरा जो है वो आपको करना है, देखिए सी, देखिए इसका सी वाला सवाल क्या कह रहा है, इसका सवाल नंबर सी, 4 है, एक काम करता हूँ बी करता हूँ, सी आता है, बी देखिए 4 है कोष्ठक 10n माइनस 3n प्लस 2n कोष्ठक बंद में से ठीक है, सी 4 है 10n माइनस 3n प्लस 2n में से अब वो घटाना है 2n कोष्ठक 1 ये ले, ये है, ठीक है। एल एल के बाद
-4n प्लस 5n। ठीक है, सवाल को आपको ध्यान से लिखना, वहां पर लिखना 4n कोष्टक 10n माइनस 3n प्लस 2n में से आपको बताना है 3n कोष्टक l माइनस 4n प्लस 5n, इसको घटाना है। सबसे पहले आपको ये घटाना है, इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, बड़े कोष्टक में। देखो कैसे लिखना है, यहाँ से प्लस प्लस होगा तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसको प्लस किया था, दूसरे क्या होगा आपस में वैसे आराम से प्लस हो सकता है। परंतु घटाने का मतलब होता है इसको लिखो, फिर इसको बड़े कोष्टक में माइनस में लिखना है। देखो 4n का 4n 10n माइनस 3n प्लस 2n में से घटाना है, इसको बड़े कोष्टक में लिखना माइनस 3n छोटा कोष्टक n माइनस 4n प्लस 5n। ठीक है, इसमें से इसको अपन घटा दें। ठीक है, सबसे पहले इसको कर दो, इसको हल करो, फिर इसमें से इसको कोष्टक खोलेंगे तो क्या आएगा आंसर आगे। 4n का गुणा इससे करना, 4n का गुणा इससे करना, 4n का गुणा इससे करना। देखो 4n का गुणा कर रहा हूँ मैं 10n से, प्लस के 4n प्लस के 4n का गुणा कर रहा हूँ मैं माइनस के 3m से। क्लियर, ध्यान से देखना, वापस प्लस के 4n प्लस के 4n का गुणा कर रहा हूँ मैं प्लस के 2l से। ठीक है, ये 2l कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया इधर आराम से, ये अपना पहला काम कंप्लीट इधर। अब इधर देखो ये माइनस, ठीक है, इधर कोष्टक में लिख रहा हूँ 3l का गुणा पूरा l से, 3l का गुणा मैंने l से किया, 3l का गुणा माइनस 4m से करो। देखो इधर प्लस के 3l का गुणा माइनस 4m से कर रहा हूँ, उसी प्रकार प्लस 3l का गुणा 5n से कर रहा हूँ। देखिए प्लस 3l का गुणा 5n से कर रहा हूँ, ये आपका ब्रैकेट बंद। अब गुणा कर लो आराम से, ठीक बोलो 4l का गुणा 10 से, तो संख्या का गुणा 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 और ln, l पहले आता है n, मैंने p q r s l पहले आएगा जैके l तो ln 4ln। ठीक है, इसी प्रकार प्लस के 4l, ये प्लस माइनस के 3, प्लस के 4 का गुणा माइनस 3 से करेंगे माइनस के 12। ठीक है, ln। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस के 4 ये प्लस के 2, 4 का गुणा 2 से करेंगे प्लस के 8, l का गुणा l से करेंगे l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कोष्टक में, तो इसको ये आपका आंसर। अब इसको हल करो, माइनस कोष्टक बनाओ, 3l का गुणा l से करेंगे 3l स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस के 3 का गुणा माइनस 4 से करेंगे माइनस के 12 ln। क्लियर, आगे देखो प्लस के 3 का गुणा प्लस के 5 से करेंगे 15 ln। ठीक है, क्लियर। अब खोलो कोष्टक आराम से, 40 ln माइनस 12 ln। ठीक है, उसके बाद प्लस के 8 l स्क्वायर। आगे देखना, खोलो, माइनस है तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस वाला होगा वो क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस के 3l स्क्वायर क्या हो जाएंगे माइनस के 3l स्क्वायर, और ये माइनस के 12 क्या हो जाएंगे प्लस के 12 ln, और ये प्लस के 15 ln क्या हो जाएंगे माइनस के 15 ln हो गया। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके अंदर देखो सेम से ln भी नजर आ रहा है, ये ln है, ये भी ln है। देखो साथ में देखो इसको 40 ln माइनस 15 ln, ln में नजर आ रहा है ये 12 ln, ये 12 ln। देखो माइनस 12 ln प्लस के 12 ln। अब देखो ये l स्क्वायर और ये भी l स्क्वायर दोनों, प्लस के 8 l स्क्वायर माइनस के 3 l स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, 40 ln प्लस के माइनस के 15 ln, तो 40 ln में से प्लस के 15 ln माइनस के 15 ln गए, प्लस के 40 ln में से माइनस के 15 ln जाते हैं, तो कितने रहे बचे 25, तो 25 ln। अब देखो यहाँ माइनस के 12 ln और ये प्लस के 12 ln दोनों घटेंगे, 0 आएगा। ठीक है, कट जाएंगे 0। अब यहाँ पे प्लस के 8 l स्क्वायर है और ये माइनस के 3 l स्क्वायर, प्लस के 8 l स्क्वायर में से माइनस के 3 l स्क्वायर है, तो प्लस के 5 l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोनों को चाहो कॉमन निकाल सकते हैं, हालांकि आप आंसर लीजिए और चाहो दोनों को कॉमन 5 निकाल, तो 5 l कॉमन निकाल तो क्या रहेगा 5n प्लस आंसर। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, अब जो भी बाकी है अपन सवाल में 5वें के बाकी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।
मॉर्निंग क्लास अपना लेसन चल रहा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसके बारे में अपना जल के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी कि भाई जल की उपलब्धता के बारे में क्या क्या समस्याएं आ रही है। अब सबसे पहले समस्या अपन ने कल भी पढ़ा था कि इसमें जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या है कि ये मुख्य रूप से बनी हुई एक समस्या बनी हुई है ना। इसमें इसके कारण क्या है, नगरीकरण बढ़ रहा है, यानी कि लोग नगरों का विकास ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग रहेंगे कहाँ। और दूसरी बात है कि भोजन की आवश्यकता भी उनकी बढ़ रही है, नकदी फसलों की मांग भी बढ़ रही है, जिस कारण से क्या है जल के जो स्रोत है उनमें कमियां आ रही है। अब जल की उपलब्धता में समस्याएं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि जनसंख्या जो ज़्यादा बढ़ रही है उसके कारण है, देखो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। जरूरी नहीं है कि जैसे कि अपने देश के अंदर ये विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें कि पानी की कमी आई है। अधिकांश में देखिए अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जो है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अलवणीय का मतलब है जो कि बहुत कम पानी है, लवण युक्त पानी नहीं है, पीने का जो पानी है मानवीय उपयोग जो कर सकते हैं वो पानी जो है इन जगह पर भी क्या है बहुत कम मात्रा में है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जनसंख्या वृद्धि है। जरूरी नहीं है कि अपने देश में, अन्य देशों के अंदर भी ये कारण हो सकता है, इनमें जल के स्रोत जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। ये देश ऐसे यानी कि उन देशों की जो जलवायु जो है वो ऐसी ही बनी हुई है, इसमें क्या है कि वैसे ही ज़्यादा सूखा रहने का अधिकांश भाग है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के संरक्षण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। देखो मौसम के हिसाब से तो जल का अभाव हो ही सकता है, परंतु बहुत सी जगह पे क्या है कि जैसे कि ज़्यादा पानी का उपयोग करना भी हो सकता है। लोग क्या करते हैं, पानी का भी अनिरंतर रूप से उसका उपयोग करते रहते हैं। जैसे कि 2 बाल्टी पानी के अंदर एक काम हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, एक जैसे कि लोगों की आवश्यकताओं की मांगे बढ़ गई, फैसिलिटीज बहुत आ गई है। जैसे कि पहले जो व्यक्ति जो नहाते थे वो मग्गे एवं बाल्टी के माध्यम से नहाता था, अब वो नहाएगा तो एक बाल्टी में वो अपना नहा देगा। पर वो क्या करेगा कि अब फैसिलिटी जाती है कि आधुनिकता के साथ साथ कि बहुत सी चीज़ें आ गई है, जैसे कि अब शावर लग गया, बाथरूम के अंदर शावर लग गए हैं, जैसे कि आज बस बाथ वाले टब बन गए हैं। अब उसमें क्या वो पानी भरा जाएगा, इतने पानी में जाएंगे कम से कम 100 लीटर पानी भरा जाता है, तब जाकर के वो एक टब तैयार होता है ना। अपने घरों के अंदर लोगों ने स्विमिंग पूल बना दिए, वो पानी क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। शावर लग गए हैं, अब वो शावर में जैसे कि पहले तो उसको पता था कि इस बाल्टी से मुझे नहाना, और बाद में वो लग गया तब क्या वो पानी आते जा रहा है, उसको क्या पता है वो 3 बाल्टी भी ले सकता है, 4 बाल्टी भी ले सकता है, 5 बाल्टी भी ले सकता है। ये क्या वो पानी का अपव्यय हो गया है, लेकिन बिना फालतू के पानी खर्च किया जा रहा है। फिर आता है अपने जल संसाधनों का संरक्षण, यानी कि ये जल संसाधन जो है हमारे, इनका बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। संरक्षण का मतलब है इनको बचाया कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो पानी का जो प्रदूषण जो होता है उसको हमको कम करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि निरंतर हो रही है तो उसको कम करना है। दूसरी बात जैसे कि उद्योग धंधे वगैरह जो है उनका जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, नदियों में या नालों में या पानी के अंदर कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे कारण क्या वो प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैल रहा है तो जल में क्या हो रही कमी आ रही, वो हमारे पीने योग्य रहता नहीं है। जैसे कि नदियों का पानी है उसको अपन फिल्टर करके काम में ले सकते हैं, झीलों का पानी अपन उसको ले सकते हैं, परंतु क्या है अपशिष्ट पदार्थों के कारण क्या हो जाता है वो हमारे नष्ट हो जाता है, यानी कि उसके तत्व जो होते हैं सारे नष्ट हो जाते, गंदे हो जाता है वो पानी, इसलिए वो पीने योग्य नहीं रहते। तो सबसे पहले जो प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम करना आवश्यक है। इसी प्रकार से कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाने का काम है, ये सारे काम होते जिस कारण से क्या है प्रदूषित हो रहा है। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, यानी कि शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस सीम होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय का मतलब है कि
इसको वापस फिर से तैयार किया जा सकता है। वापस यानी कि खत्म होकर बारिश के माध्यम से ये वापस भरा जा सकता है, यानी कि जल्दी से तैयार हो सकता है। तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। यानी कि इसका अति उपयोग, पानी का यानी कि वेस्टेज उपयोग हो रहा है वो है, और दूसरा आता है प्रदूषण जो है इसका उपयोग करने के लिए इसको अनुपयुक्त बना देते हैं। यानी कि प्रदूषित पानी जो होता है वो भी हमारे लिए काम का नहीं रहता है, और जो क्या है हम ज़्यादा पानी वेस्टेज करते हैं, पानी को ज़्यादा खर्च करते हैं। खर्च होने के बाद में वो पानी क्या है कि नालियों के माध्यम से जाता है, तो वो पानी भी हमारे काम में नहीं आता है, लेकिन उसको अच्छे के लिए अपन नहीं ले सकते, पीने योग्य के लिए या अपने वो काम के लिए पानी को उपयुक्त नहीं माना जाता है। अति शोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। यानी कि आंशिक रूप से पानी को खर्च करना, उसमें गंदगी डालना पानी के अंदर, कृषि रसायनों का विसर्जन करना, कृषि के अंदर खेती के अंदर जो अपन जैसे कि बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है वो उसमें जाएंगे तो पानी क्या होगा, दूषित होगा। जल निकायों के औद्योगिक बहाव, यानी कि पानी औद्योगिक यानी कि उद्योगों के अंदर जो पानी का उपयोग किया जाता है, और फिर जो वेस्टेज पानी जो बनता है उसको क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, जो कि नदियों में तालाबों में इनके अंदर गिर जाता है, तो वो पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, और वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। नाइट्रेट है और बहुत सारी धातुएं हैं जो क्या है कि उनका सम्मिश्रण होता है, उसमें चला जाता है, इससे सारा पानी गंदा हो जाता है। इसमें से अधिकांश रसायन ऐसे एवं निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। अब देखो इसमें बहुत से जो कीटाणु जो होते हैं वो क्या है, अगर मनुष्य उस पानी को काम में लेगा तो वो क्या करेंगे, वो जो जीवाणु कीटाणु जो होंगे वो मानव के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जब तक ये प्रदूषण नहीं मिटता है तब तक हम पानी को नहीं बचा सकते। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण निर्मित किया जा सकता है। अब देखिए, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। यानी कि ये वन और ये अन्य वनस्पति का आवरण जो है पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर, ये क्या करते हैं, पानी का जो बहाव जो होता है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, और पानी को क्या करते हैं, भूमि के अंदर उतरता है। जैसे कि बहुत सारे वन है, पास में पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। अब ये क्या करेंगे, पानी जो बहता पानी है उस पानी को क्या करते हैं, रोक देते हैं। रोकने के बजाय ये क्या करते हैं, पानी को जमीन के अंदर उतरते हैं। पानी अगर रुका रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा। तो ये क्या है कि जल को पुनः पूरित करते हैं जमीन के अंदर से, अपन वापस मोटर लगा के, सबमर्सिबल लगा करके या फिर बोरिंग करके कुएं के माध्यम से उसको पुनः वापस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पीने योग्य, हमारे काम योग्य आता है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। यानी कि जल संग्रहण जो है पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। देखो, पानी का जो बहाव जो है वो वेस्टेज नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो नहरें जो है खेतों में सिंचाई के लिए जो नहरों की व्यवस्था जो की जाती है उनको क्या है कि पक्की कर देनी चाहिए, ताकि पानी का रिसाव जो है अन्य जगह पर नहीं निकल करके वेस्टेज नहीं हुए और वो हमारे खेतों तक पहुँच सके। इसके लिए ये पक्का कर देना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों की सिंचाई करना और अधिक प्रभावी विधि। स्प्रिंकलरों का मतलब होता है कि जैसे फव्वारों के माध्यम से होती है नहीं, जैसे कि पाइप लगा, छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं, या तो पाइप को ऊपर उठा करके उसके छेद कर दिए जाते हैं ताकि वो क्या होती है, वो फसल में पानी जाता रहता है। या फिर स्प्रिंकलर का मतलब है कि छोटे छोटे पाइप, जैसे कि अपने जो खेतों के जो जैसे क्यारे बनाए हुए होते हैं, क्यारियाँ जो बनी हुई होती है, उसके बाद में ऐसे पाइप डालते हैं, पाइप में क्या होता है, छेद होते हैं, जिसके कारण से वो पानी उस क्यारी के हिसाब से वो पानी जाता रहता है, वो कहलाता है स्प्रिंकलर। ये भी एक बहुत प्रभावी विधि है, इससे भी पानी को अपन बचा सकते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि भी बहुत उपयोगी होती है। ये भी वही विधि है, यानी कि स्प्रिंकलर का मतलब तो है कि वो फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करना, और ड्रिप का मतलब है टपकन विधि, अगर धीरे धीरे उसमें पानी का रिसाव होता रहता है, फसलों के अंदर पानी जाता रहता है।
क्योंकि डोलियाँ बना बना के करते हैं नहीं कहते हो, यानी कि कोई भी फसल मक्का है, जैसे गेहूँ है, चने हैं, जो भी अपन फसल उगाते हैं, तो उसके बीच में छोटी पाइप की नली डाली जाती है, उसके अंदर छेद होते हैं, तो पानी क्या होता है धीरे धीरे उन फसलों के अंदर जाता रहता है, ताकि ज़्यादा पानी वेस्टेज नहीं होता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित कर दिया जा सकता है। इसके लिए देखोगे ना, एक रूट क्रॉप जल संरक्षण विधि भी है। देखिए अपन ने, आप लोगों ने पिछले 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा था इसके बारे में, 7th में था पहले, उसके बारे में रूट क्रॉप जल संरक्षण। जैसे कि बारिश का पानी आता है, वो क्या होता है, लोगों के घरों पर है, छतों पर है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के पश्चात लोग क्या करते हैं, पहले उन छतों को साफ कर देते हैं, साफ करने के पश्चात फिर नीचे से पाइपलाइन उतार देते हैं, फिर वो ढलान में जब पानी आता है वो पाइप के माध्यम से नीचे आता है, नीचे पाइप वापस एक बोझ बना देते हैं, बड़ा सा बोझ, वो पानी क्या जाता है उस बोझ के अंदर एकत्रित होता रहता है। एकत्रित होने के बाद में भले अपन उस पानी को फिल्टर करके अपने काम में ले सकते हैं, उस पानी को पीने के काम में ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे, इसका एक उदाहरण जैसे बना हुआ है, जैसे कि ये अपने राजसमंद जिले का एक पिपलांतरी गाँव है, उसमें गवर्नमेंट स्कूल जो है उसके अंदर ये रूट क्रॉप जल संरक्षण जो है बनाया हुआ है। ऊपर से पानी आता है, वो क्या है सीधा उससे होज के अंदर चला जाता है। लेकिन इस प्रकार से हम कई लीटर पानी एकत्रित कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं, अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, अपने घर की छत पर वर्षा का जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादों को उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, या फिर इसको रूट क्रॉप जल संरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर बचाने के लिए काफी, यानी कि 2 घंटे अगर बारिश हो गई है इस प्रकार से नीचे हो जाए, तो उसमें लगभग अपन 8000 पानी का संरक्षण कर सकते हैं, उस पानी को हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यदि आप इसको पढ़ लेना वापस, आगे आने वाला है उसको भी आप एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, बाकी का है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।